तारीख में कुछ खानदान ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनकर दुनिया लरज़ जाती है, मगर इन खानदानों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आबाओ अजदाद की शोहरत से आगे निकल जाते हैं और तारीख में अपना अलग मकाम बनाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है। वो शख्स जो चंगेज़ खान का पोता था, जिसके खून में फतह और तबाही दोनों एक साथ बहती थीं, मगर जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ तबाही नहीं बल्कि तामीर का रास्ता भी चुना। यह है क़िबलाई खान की कहानी। वो हुक्मरान जिसने चीन को फतह किया, युआन खानदान की बुनियाद रखी और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का आखिरी अजीम बादशाह बना। कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर तारीखी और हैरानकुन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1215 ईस्वी क़िबलाई खान की पैदाइश हुई। वो चंगेज़ खान के बेटे तुलुई के घर पैदा हुआ, एक ऐसे खानदान में जहां ताकत और जंग दूध के साथ पी जाती थी। बचपन से ही क़िबलाई को वसत एशिया की खुली वादियों में घोड़े की पीठ पर शिकार और जंगी मश्क करते हुए परवरिश मिली। मगर क़िबलाई अपने भाइयों और चचाओं से एक अहम पहलू में मुख्तलिफ था। वो इल्म और तहजीब से भी इतनी ही दिलचस्पी रखता था जितनी जंग से। जहां दूसरे मंगोल सरदारों ने फतह किए हुए शहरों को राख कर दिया, वहां क़िबलाई ने इन शहरों के उलमा, फलासफरों और फनकारों को अपने दरबार में जगह दी। चीनी तहजीब ने क़िबलाई को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। उसने चीनी जबान सीखी, चीनी फलसफा और बुद्धमत का गहरा मुतालिया किया और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा हुक्मरान बनता गया जो मंगोल ताकत और चीनी तहजीब का अनोख सा इम्तिजाज था। 1250 की दहाई में क़िबलाई के बड़े भाई मंगो खान ने उसे चीन के शुमाली इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया। यह क़िबलाई का पहला बड़ा इंतज़ामी इम्तिहान था और उसने उसे शानदार तरीके से पास किया। उसने जंग के बजाय डिप्लोमेसी को तरजीह दी, मकामी आबादी के साथ एहतराम का सलूक किया और अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाके को तरक्की की राह पर डाल दिया। मगर असल आजमाइश अभी आनी थी। 1260 में मंगो खान का इंतकाल हुआ और मंगोल सल्तनत की क़यादत का सवाल एक बार फिर खुल गया। क़िबलाई के सामने अपने छोटे भाई अरीक बूके की चैलेंज थी, जो क़िदामत पसंद मंगोल रिवायत का नुमाइंदा था और समझता था कि क़िबलाई बहुत ज्यादा चीनी हो गया है। 1260 से 1270 तक क़िबलाई और अरीक बूके के दरमियान एक खाना जंगी लड़ी गई। ये सिर्फ दो भाइयों के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, ये उस सवाल का जवाब थी कि मंगोल सल्तनत का मुस्तक़बिल क्या होगा। क्या वो खाना बदोश जंगजुओं की सल्तनत रहेगी या एक बाकायदा मुनज़्ज़म तहज़ीब याफ्ता रियासत बनेगी। क़िबलाई जीता और उसकी जीत के साथ तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। क़िबलाई ने अपना दारुल हुकूमत मंगोलिया की खुली वादियों से उठाकर चीन में मुंतकिल किया, एक फैसला जो रिवायती मंगोलों को पसंद नहीं आया, मगर जिसने उसकी सल्तनत को एक नई बुनियाद दी। उसने खान बलक शहर बनाया जो आज का बीजिंग है और उसे अपनी सल्तनत का मरकज बनाया। 1270 की दहाई में क़िबलाई ने चीन के जुनूबी हिस्से पर नजरें जमाई, जहां गाना खानदान सदियों से हुक्मरानी कर रहा था। ये एक मुश्किल तरीन मुहिम थी। घने जंगल, बड़ी नदियां और एक ऐसी फौज जो बहरी जंग में माहिर नहीं थी। मगर क़िबलाई ने सब्र और हिकमत अमली से काम लिया। उसने चीनी और अरब बहरी माहिरीन को अपनी फौज में शामिल किया, एक ताकतवर बेड़ा तैयार किया और बिल आखिर 1277 में गाना खानदान को शिकस्त देकर पूरे चीन को एक कर दिया। अब क़िबलाई खान वो पहला गैर चीनी हुक्मरान था जिसने पूरे चीन पर हुकूमत की और उसने उस काम को एक नए खानदान की सूरत में अदा किया, युआन खानदान। इसके दरबार में हर तरफ से लोग आते थे। मार्को पोलो एक अतालवी सय्याह इसके दरबार में 17 साल रहा और वापस जाकर ऐसी कहानियां सुनाए कि यूरोप दंग रह गया। मार्को पोलो ने लिखा कि खान बल्लक एक ऐसा शहर है जैसा दुनिया में कोई नहीं। उसकी दौलत, उसकी इमारतें, उसका निज़ाम, सब कुछ नाकाबिल यकीन है। क़िबलाई ने अपनी सल्तनत में तिजारत को फ़रोग़ दिया। शाहराह रेशम एक बार फिर महफूज और फ़ाल हो गई। ताजिर मशरिक़ से मग़रिब तक बेरोक टोक सफ़र कर सकते थे। कश्फ टीवी को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। मगर क़िबलाई की ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियां ही नहीं थीं, उसकी बाज़ मुहिमें बुरी तरह नाकाम हुईं, ऐसी नाकामियां जो उसकी शोहरत पर दाग बन गईं।
जापान पर 2 बार हमला किया गया। दोनों बार तूफानों ने मंगोल बेड़े को तबाह कर दिया। जापानियों ने उन तूफानों को कामिकाज़े यानी देवताओं की हवा का नाम दिया। वियतनाम और जावा में भी मुहिमें नाकाम हुईं। जंगल, बीमारियां और मकामी मुजाहिमत ने मंगोल फौज को पीछे धकेल दिया। कुबलाई खान की जाती जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख भी छुपा था। उसकी पहली और सबसे महबूब बीवी चाबी, जो उसकी जिंदगी की असल साथी थी, 1288 में इंतकाल कर गई। इसी साल उसका सबसे चहीता बेटा जनकम भी वफात पा गया, जिसे कुबलाई ने अपना जानशीन मुंतखब किया था। इन दोनों नुकसानों ने कुबलाई को अंदर से तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चला गया, शराब पीने लगा और ज्यादा खाने की वजह से उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। वो बादशाह जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की थी, अपनी जाती जिंदगी के गमों के आगे बेबस हो गया। 1294 ईस्वी में कुबलाई खान ने इस दुनिया को खैरबाद कहा। उसकी उम्र 79 साल थी। वो अपने दादा चंगेज खान की औलादों में सबसे ज्यादा उम्र पाने वालों में से एक था। कुबलाई के बाद युआन खानदान सिर्फ चंद दिहाइयां और चला। 1270 की दिहाई में चीनी बगावत ने मंगोल हुकूमत को खत्म कर दिया और मंग खानदान ने इख्तदार संभाल लिया। मगर कुबलाई खान की मीरास सिर्फ युआन खानदान नहीं है। उसने वो किया जो शायद इससे पहले कोई फातेह नहीं कर सका। उसने फतह को तामीर में बदला। उसने चीन में डॉक का निजाम कायम किया जो पूरी सल्तनत को जोड़ता था। कागजी करेंसी को फरोग दिया, तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और मुख्तलिफ मज़ाहिब को अपनी सल्तनत में बराबर का दर्जा दिया। इसके दरबार में मुसलमान, बुद्ध मत के पैरोकार, ईसाई और कन्फ्यूशस के मानने वाले सब एक साथ काम करते थे। यह रवादारी इस दौर में एक अनोखी मिसाल थी। शाहराह रेशम की बहाली ने मशरिक और मगरिब के दरमियान जो तिजारती और सकाफती तबादला हुआ, उसने यूरोप के निशाह सानिया की बुनियाद रखी। मार्को पोलो की किताब ने कोलंबस को मुतासिर किया और कोलंबस की मुहिम ने अमरीका दरियाफ्त की। यानी कुबलाई खान के असरात एक ऐसी जंजीर का हिस्सा थे जिसने जदीद दुनिया की शक्ल बदल दी। कुबलाई खान ने यह साबित किया कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं आती। ताकत उस वक्त असल मानों में ताकत बनती है जब वो तामीर, तहजीब और इंसानी बहबूद के काम में लगाई जाए। वो चंगेज खान का पोता था, मगर उसने अपना नाम खुद लिखा, ना अपने दादा की तरह ना किसी और की तरह, बल्कि अपनी एक अलग अनोखी शनाख्त के साथ। और यही वजह है कि सदियों बाद भी कुबलाई खान का नाम तारीख के रोशन अबवाब में लिखा जाता है।